हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आज का जो दिन है वो बहुत ही ज्यादा शानदार और खूबसूरत दिन है बिकॉज आज है रक्षाबंधन का दिन। तो सबसे पहले हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। आप सभी मेरे छोटे भाई बहन जैसे हैं तो सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन हो सकता है कि ये जो वीडियो है आपको रक्षाबंधन के नेक्स्ट दिन मिल रहा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर लिया होगा काफी अच्छी तरीके से। ठीक है, तो सभी को मेरा प्यार बहुत ज्यादा। और आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे जो कि हमारा 12th स्टैंडर्ड का फिर से एक बेहतरीन वीडियो लेकर आ गया हूं जिसमें हम मैथमेटिकल लॉजिक, ये जो चैप्टर पढ़ रहे थे 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स पार्ट 1 का पहला ही चैप्टर चल रहा है हमारा। यू नो दैट बहुत सारे मुझे लोग बोलते हैं कि सर हमारा सिलेबस थोड़ा लैग कर रहा है। कुछ लैग नहीं कर रहा है, हम बहुत स्मूथली और बहुत ज्यादा डीप में आपको पढ़ा रहे हैं। इसके लिए हम बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हो आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है, 12वां लेक्चर है और आज हम रूल्स पढ़ाने वाले आपको। रूल्स ऑफ कौन सा? निगेशन। जो लॉज होते हैं, बहुत सारे लॉ आपने सुना होगा, कॉम्पिटेटिव लॉ होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है, ये आपने सुना होगा। तो वो लॉ को आज समझेंगे। वो लॉ के बेस पे और 2 से 3 एग्जांपल्स को सॉल्व करवाएंगे। फिर उसी के बेस पे एक प्रैक्टिस सेट है यानी एक्सरसाइज है, उसकी शुरुआत करेंगे अगले लेक्चर में जो कि लेक्चर नंबर 13 होगा। और हार्डली और 2 लेक्चर होगा यानी लगभग 14 to 15 लेक्चर्स के अंदर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो बच्चा 12वीं में जिसको कुछ नहीं मालूम होता है, जिसको कुछ नहीं आता है 12वीं में, वो बच्चा अगर हमारे चैनल से पढ़ाई करेगा तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं उसको हर एक चीज समझ में आएगा। हम सिर्फ यहां पे सिर्फ टॉपर्स को पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं जिनको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आते हैं। हम इस प्रकार पढ़ाते हैं कि अगर कोई एवरेज या फिर बिलो एवरेज या फिर जस्ट पास होने वाला बच्चा या फिर हो सकता है कोई फेल होने वाला बच्चा है, वो भी अगर हमारे वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक लेक्चर बाय लेक्चर देखेगा हर चैप्टर को, तो उसको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इतना डीप में और पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं, इसीलिए हमको ज्यादा टाइम लगता है दोस्तों। ठीक है, कंपैरेटिवली। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये चीज समझ के रखोगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करोगे इस चीज के लिए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। 12th हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो डेफिनेटली थोड़ा सा प्यार और आपका सपोर्ट जरूर से लगेगा, तो जरूर से बना के रखें। फिजिक्स के लिए संजीव पांडे सर बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं और ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का जो है रोटेशनल डायनामिक्स वो भी खत्म होने वाला है और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लेक्चर्स जल्दी आपको देखने मिल जाएंगे। तो आप बस बने रहना और कंटिन्यूअसली हमारा प्लेलिस्ट को भी चेक करते रहना। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे जो कि हम लोग को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रूल्स एंड लॉ। जैसे कि आप जानते हैं कि देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रूल्स एंड लॉज इन मैथमेटिकल लॉजिक। तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी है, ठीक है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आज हम लोग को रूल्स एंड लॉ पढ़ना है जो कि अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स कहलाता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ लॉज ऑल्सो। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ लॉ जो हम लोग डिस्कस करेंगे और यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना है। सबसे पहले आप देख रहे हो दैट इज जिसका नाम है इंडिपोटेंट लॉ। क्या बोलते हैं इसको? इंडिपोटेंट। ठीक है, लॉ। अब ये जो लॉ है वो है क्या? ठीक है ना। अब ये जो लॉ है इसमें आप देखोगे ना तो ये बहुत सिंपल है, इसको याद रखना। कैसे याद रखोगे? जैसे कि समझ लो पी मेरा एक कोई लॉजिकल स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, स्टेटमेंट पैटर्न है हमारा। अब ये जो पी है यहां पे लिखा हुआ है एंड, तो पी एंड पी। तो कभी भी याद रखना जब भी हम लोग इडेम्पोटेंट लॉ जब लगाते हैं, इडेम्पोटेंट लॉ जब लगाते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज होना चाहिए कि अगर दोनों स्टेटमेंट पैटर्न सेम है, जैसे कि यहां पे दोनों पी है तो दोनों स्टेटमेंट पैटर्न सेम है और उसके बीच में एंड लग रहा है तो वो क्या बन जाएगा? पी, यानी सेम बन जाएगा। तो पी एंड पी विल बी पी। एंड ऑल्सो जब उनके बीच में और रहेगा यानी एंड भी रहेगा तो पी एंड पी इज पी, एंड और भी रहेगा पी और पी इज पी। यानी कि दोनों ही केस में आप देखोगे तो जो हमारा स्टेटमेंट पैटर्न रहता है वही हमारा आंसर आ जाएगा। यानी पी एंड पी इज ऑल्सो पी, पी और पी इज ऑल्सो पी। ये कौन सा लॉ बोलता है? ये बोलता है इडिम्पोटेंट लॉ। ये याद रखना। तो अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन रहेगा या फिर ऐसा कुछ स्टेटमेंट आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है, तो आपको ऐसा है कि एक जगह पी है, एक और दूसरे जगह भी पी है और आपको आंसर में भी पी चाहिए, तो आप लगा दो वहां पे इंडिपोटेंट लॉ। क्या बन जाएगा? पी एंड पी इज पी, या फिर और अगर रहेगा तो पी और पी इज पी। करेक्ट है, समझ में आ गया। तो ये हमारा पहला लॉ है, दिमाग में डालो। दूसरा है कॉम्यूटेटिव लॉ। ये लॉ सबसे ज्यादा यूज होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ। अब ये लॉ में होता क्या? देखो, यानी कि हमने एक चीज पढ़ा था दोस्तों, हमने, आपको याद होगा कि हमने एक चीज पढ़ा था कन्वर्स इसके पहले। तो कन्वर्स में क्या था? लेफ्ट वाली चीज राइट करनी है, राइट वाली चीज लेफ्ट करनी है, यानी एक दूसरे का जगह बदलना है। ये कॉम्यूटेटिव लॉ भी लगभग वैसे ही करता है। ये देखो पी वी क्यू लिखा हुआ यानी पी और क्यू है, तो ये इसका क्या बन जाएगा? क्यू और पी, यानी कि पी के जगह पे क्यू आ गया, क्यू की जगह पे पी आ गया। ये सेम चीज एंड के लिए भी अप्लाई होता है, यानी कि पी एंड क्यू लिखा है तो ये क्या बन जाएगा? क्यू एंड पी। जिस प्रकार अगर मैं लिखूं 2 + 1 = 3 होता है ना, वैसे ही 1 + 2 भी 3 होता है। तो समझ लो इसका मतलब वही हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे? कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ। मतलब कोई एक वैल्यू है एंड हो रहा है कोई दूसरे वैल्यू के साथ, तो उसका जगह हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन दोनों का जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। ये याद रखना है। करेक्ट है। तीसरा लॉ एसोसिएटिव लॉ। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है
और बहुत ज्यादा पूछता भी है इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, मतलब आप जो अभी सॉल्व करवाएंगे हम लोग आपको क्वेश्चंस जो है वो आपको पूछे जाते हैं। तो क्या बोलता है एसोसिएटिव लॉ, ये बोलता है कि P एंड Q एंड R, ये देखो ये अलग से ब्रैकेट में दिया हुआ है स्टेटमेंट पैटर्न, Q एंड R अलग से है और जो ब्रैकेट है उसके बाहर आप देखोगे तो P एंड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है एसोसिएटिव लॉ का मतलब कि क्यों ना ये जो Q एंड R है यानी ये दो दोस्त आपस में हैं, तो क्यों ना ये तीसरे वाले को मैं दूसरे वाले के साथ दोस्ती करा दूं, तो ये P एंड Q बन जाएगा, यानी P ने अब Q के साथ दोस्ती कर ली और ये एंड का साथ छोड़ दिया तो एंड बाहर निकल गया। तो क्या बन गया कि P एंड Q ब्रैकेट में आ गए और एंड R जो है वो बाहर निकल गया। तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, P एंड Q एंड R यानी तीनों में दोस्ती हो गई, क्योंकि अगर पहला तीसरे का दोस्त है तो तीसरा दूसरे का दोस्त है तो पहला ऑटोमेटिकली तीसरे का दोस्त बन जाएगा। करेक्ट है, तो वही समझ लो हाल हो रहा है। और ये लॉ को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएट करना, हम जैसे बोलते हैं ना कि हमारे आसपास के लोगों को एसोसिएट करो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। करेक्ट है, याद रहेगा, उम्मीद कर रहा हूं आप सभी को याद रहेगा। बहुत सिंपल था ये। हमने क्या किया, अगर पहला है और बाकी दो है तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, सेम बन जाएंगे, मतलब तीनों दोस्त बन जाएंगे आपस में। ठीक है, अब एक और चीज यहां पे आपको देखना है, अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखो ये यहां पे आप एसोसिएटिव लॉ की बात करें तो यहां पे दो चीज दिया हुआ है, एक तो एंड के केस में है और दूसरा और के केस में भी सेम वैसे ही हो जाएगा। देखो ये एंड के बारे में मैंने बताया, वैसे ही और का देखो P और Q और R है। ठीक है, तो ये दोनों पहले ब्रैकेट में दोस्त थे, अब मैंने क्या कर दिया, P के साथ इसकी दोस्ती करवा दी तो P और Q बन गया और VR अकेला बच गया, लेकिन एंड टू एंड तीनों दोस्त बन जाएंगे P V R। तो जैसे एंड के लिए किया वैसे और के लिए भी किया, सेम रहेगा एंड और दोनों के लिए। ठीक है, सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के भी दो चीज है, आप देखो एक रहेगा एंड के लिए, दूसरा रहेगा और के लिए। तो पहले एंड को समझो, देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो ये एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में लोग काफी ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, करते हैं, तो ये नहीं करना। क्या फर्क है बेसिक सा, देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी सेम वही चीज है। देखो एक P एंड लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट में QVR लिखा है, तो यहां पे एक बेसिक फर्क आपने देखा होगा कि यहां पे जो P एंड है यहां पे और है, यानी कि जो बाहर है ब्रैकेट के लॉजिक, अंदर लॉजिक अलग है। लेकिन एसोसिएटिव में क्या होता है, इधर एंड है तो यहां पे भी एंड है, यहां पे और है तो यहां पे भी और है, दोनों सेम सेम होते हैं, तभी तो सब में दोस्ती होगी ना। यहां पे अलग अलग रहेंगे, यहां पे एक एंड रहेगा तो दूसरा और रहेगा, दूसरा और रहेगा तो एंड रहेगा। समझ में आया? तो होता क्या इससे, इससे होगा क्या, यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो इससे होगा ये कि P एंड Q V R जो लिखा है ये क्या बन जाएगा, ये P एंड Q लेके जाएगा साथ में, लेकिन ये और है ना, अलग हो गया ना, तो ये और अलग रहेगा, फिर ये P एंड R अलग हो जाएगा। जैसे कि हमारा, जैसे हम लोग बचपन में करते थे ना, बचपन में क्या अभी भी करते हैं, जैसे कि 3 है और यहां पे लिखा हुआ है 5 + 3, ऐसा लिखा हुआ है, तो ये 3 जो है ये 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करता है, बीच में प्लस है, और ये 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करता है। उसी प्रकार का कुछ चीजें हो रही है यहां पे कि P एंड Q, ये P एंड Q हुआ, फिर बीच में और है तो और लिखा, और ये P एंड R के साथ भी हो जाएगा तो P एंड R। सेम उसी प्रकार नीचे आप देखोगे तो और का स्टेटमेंट भी वैसे ही है, P और Q एंड R है, तो पहले P और Q हो जाएगा, फिर बीच में एंड है तो ये एंड आ गया, और ये P और R है तो ये P और R आ गया। करेक्ट है, तो ये लॉ को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो दोनों में फर्क क्या था, ये दोनों में फर्क ये है कि ये अंदर के ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करवाता है और अलग अलग अपना बनाता है, दोस्ती नहीं रखता भाई। लेकिन ये भाई एसोसिएटिव, एसोसिएट करता है, दोस्ती बना लेता है, तीनों साथ में रखता है, ये तीनों साथ में नहीं रखता है, अलग अलग करता है, ये याद रखना बेसिक रूल। अब देखो डी मॉर्गन्स लॉ, वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल लॉ, बहुत ज्यादा यूज होने वाला लॉ है ये डी मॉर्गन लॉ। क्या बोलता है डी मॉर्गन लॉ कि निगेशन आ गया। अब डी मॉर्गन में निगेशन एक वर्ड कॉमन है, क्या आता है, देखो डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है कि निगेशन ऑफ P एंड Q। अब हम एक चीज जानते हैं निगेशन कैसे सॉल्व करते हैं, हमें पता है कि जब निगेशन होता है तो ये निगेशन ऑफ P चला जाता है, P के साथ निगेशन चला गया तो निगेशन ऑफ P हो गया, ये एंड है तो निगेशन ऑफ एंड इज और बन जाता है, और ये Q का निगेशन निगेशन ऑफ Q बन जाता है। करेक्ट है, तो वही चीज है, यानी कि हमारा क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, निगेशन हो रहा है। तो डी मॉर्गन्स यानी इन शॉर्ट आप बता सकते हो कि डी मॉर्गन्स इज नथिंग बट द निगेशन। तो ये निगेशन बन गया, सेम और के लिए निगेशन ऑफ PVQ है तो ये बन जाएगा निगेशन ऑफ P, और बन जाएगा एंड, और ये Q बन जाएगा निगेशन ऑफ Q। तो ये आ गया आपका निगेशन वाला पॉइंट जिसको हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी लॉ, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है आइडेंटिटी लॉ। क्या बोलता है आइडेंटिटी लॉ कि P एंड T लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे T का मतलब होता है ट्रू, F का मतलब फॉल्स होता है, ये सभी लोग जानते हैं। करेक्ट है, तो आइडेंटिटी लॉ में अगर P एंड T आया, मतलब मेरा P एक लॉजिकल स्टेटमेंट पैटर्न दिया हुआ है और T मेरा क्या है, ट्रुथ वैल्यू है, T मेरा ट्रुथ वैल्यू है जो कि ट्रू है। तो जब भी P और कोई ट्रुथ वैल्यू T बोल रहा हूं, देखो तो P एंड T जब रहेगा तो उसका वैल्यू भी क्या आएगा, P रहेगा। लेकिन जब P और F आएगा तो वो बन जाएगा फॉल्स, यानी कि जब वो ट्रू रहेगा तो हमारा P रहेगा, ट्रू रहेगा तो जो लॉजिकल स्टेटमेंट पैटर्न है वही आंसर आएगा, लेकिन जब वो फॉल्स रहेगा तो आंसर विल बी फॉल्स। ये फर्क है, समझ में आ गया बेसिक फर्क क्या है, समझाऊं वापस से, देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूं फिर से। अगर वो स्टेटमेंट पैटर्न के साथ एंड कर रहा है ट्रू तो आंसर विल बी P, लेकिन अगर वो फॉल्स है तो वो बन जाएगा फॉल्स। सेम और की कंडीशन में
कि अगर वो और एफ के साथ है तो उल्टा हो जाएगा, यानी पी हो जाएगा, जो कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, एफ होना चाहिए था, लेकिन एफ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये एंड नहीं है, और है, तो पी और एफ क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, लेकिन पी और टी विल बी टी, यानी ट्रू। ये फर्क याद रखना है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी लॉ। एक होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, देखो यहां पे कि पी एंड निगेशन ऑफ पी है, तो जब भी कोई दोनों सेम निगेशन वाले और पॉजिटिव वाले अगर एंड करते हैं तो वो बन जाता है फॉल्स, और जब भी कोई पी एंड उसका साथ में जो निगेशन वाला है वो अगर और करते हैं तो वो बन जाता है ट्रू। तो एंड रहेगा दोनों के बीच में, पी और नेगेशन ऑफ पी है उनके बीच में एंड है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर पी है और नेगेशन पी उनके बीच में और रहेगा तो बन जाएगा ट्रू। सिंपल है। इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना एक दूसरे को, ठीक है। अब ये है एब्जॉर्प्शन लॉ, ये सब ज्यादा यूज नहीं होता है। कंडीशनल लॉ और बाय कंडीशनल लॉ ये बहुत कम यूज होता है, खासकर एब्जॉर्प्शन लॉ तो बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी इसको समझ लो। क्या बोल रहा है एब्जॉर्प्शन लॉ, कि पी वी पी एंड क्यू लिखा हुआ है तो इसका मतलब पी होता है। देखो कितना सिंपल हो गया कि पी एंड क्यू लिखा है और उसके आगे पी और लिखा हुआ है, तो पी और पी एंड क्यू का मतलब सिर्फ और सिर्फ पी होता है, यानी पी आ गया, ठीक है। कंडीशन ये बोलता है कि पी और होना चाहिए और ब्रैकेट में पी एंड क्यू होना चाहिए। उसी प्रकार पी एंड है और ब्रैकेट में पी और क्यू, यानी कि इनका उल्टा, अगर पी लिखा हुआ है समझ लो और एंड लिखा हुआ है तो ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, और होना चाहिए। और अगर बाहर और लिखा हुआ है, ठीक है, बाहर और लिखा हुआ है और ब्रैकेट में एंड लिखा होता है तो क्या हो जाएगा, यहां पे पी आ जाएगा। तो यही कंडीशन याद रखना है आपको दोनों के केस में। क्या याद रखोगे कि किस प्रकार से ये एक दूसरे को क्या बना रहे हैं, हमारा एक ही सॉल्यूशन बना रहे हैं पी। कब, जब दोनों के साइन एक दूसरे से अपोजिट हो तो आंसर विल बी P, the first letter will be the answer. First letter P है तो आंसर विल बी P। कंडीशनल लॉ ये कभी कभार पूछता है, देखो ये बहुत जरूरी है आपको ध्यान में रखने के लिए। जब भी P कंडीशनल Q लिखा हुआ है, कंडीशनल मतलब तो आप जानते ही हो बहुत अच्छी तरीके से, जब भी P कंडीशनल Q लिखा हुआ है इसका मतलब होता है फर्स्ट वाले को निगेशन देना है, तो ये बन जाएगा निगेशन ऑफ P और ये कंडीशन हट के क्या बन जाएगा, और यहां पे आ जाएगा Q। तो आपका निगेशन ऑफ P एंड और Q, निगेशन ऑफ P और Q आ जाता है। वैसे ही बाय कंडीशनल में इसका उल्टा, दो है ना, दो है यहाँ पे बाय कंडीशनल है तो एक हो जाएगा P कंडीशनल Q एंड Q कंडीशनल P, और इसका मतलब हम जानते ही अभी अभी देखा, इसका मतलब ये होता है निगेशन ऑफ P और Q एंड निगेशन ऑफ Q और P, ये होता है। ये हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा हुआ है, करेक्ट है, इसके लिए ज्यादा बता नहीं रहा हूं, ये ऑलरेडी हमने अभी यूज किया था ना पिछले लेक्चर्स में, ठीक है, क्लियर है। तो ये थे कुछ लॉस। कितने लॉस पढ़े हमने, 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 9-10 लॉ है। ये आपको याद कर लेना है। जैसे आपने वो 5 गेट्स जो थे आपके लॉजिकल गेट्स वाले, एंड का ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, वो याद किया था, करवाया था मैंने यार, मतलब आपको वैसे ही इसी प्रकार ये चीज को याद रख लेना है। और सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है, कॉम्यूटेटिव यूज होता है, एसोसिएटिव यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डीमॉर्गन्स यूज होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है और कंडीशनल होता है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। तो मतलब इसको तो एकदम बाय हार्ट ही कर लो आप, ठीक है। लेकिन मेरा ओपिनियन यही रहेगा, अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो आपको सभी के सभी एकदम मुंह जबानी याद होना चाहिए, करेक्ट है, याद रहेगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको एक ही काम करना है कि अब ये याद हो गया तो इसके बेस पे ना 2 से 3 एग्जांपल जो एक्चुअल में प्रैक्टिस सेट के ऊपर पूछा जाता है या फिर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वो कैसे पूछा जाएगा इसको हम लोग समझते हैं और हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर जो कि है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस क्या आते हैं समझ लो। क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है राइट द निगेशन। अब निगेशन मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं, अब इतना तो आप आगे बढ़ गए हो ये चैप्टर के अंदर कि निगेशन का मतलब आप सब समझते हो। अब निगेशन क्या है, हम कैसे निकालेंगे, तो यहां पे आपको एक क्वेश्चन यानी स्टेटमेंट पैटर्न दिया हुआ है। क्या बोल रहा है दोस्तों, यहां पे बोल रहा है P और Q एंड Q और निगेशन ऑफ R, ये दिया हुआ है। इसका हमें क्या करना है दोस्तों, निगेशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चीज का निगेशन करेंगे। निगेशन कैसे करते हैं सभी लोग जानते हैं, क्या करना है हम लोग को, निगेशन करना है ये पूरे का, तो ब्रैकेट बना दो बड़ा वाला, ये पूरे का क्या करना है, निगेशन करना है, लिख दो सेम एज इट इज, ठीक है। ये पूरे का क्या करना है, निगेशन करना है। अब आप निगेशन कैसे करना है ये तो आप जानते हो, कैसे करते हैं हम लोग निगेशन। अगर हम ध्यान देंगे तो इसका जो वैल्यू निकलेगा ये क्या हो जाएगा, ये पूरे ब्रैकेट का निगेशन हो जाएगा, यानी निगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट, ठीक है। ये हो गया, इतना आपको समझा, यानी ये पूरे ब्रैकेट का क्या करना है, निगेशन करना है, इतना तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब ये जो एंड होता है, ये निगेशन ऑफ एंड क्या बन जाता है, और बन जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे, करेक्ट है, ये तो आप जानते ही होंगे ना, इसका क्या बनता है, और बनता है। अब ये जो Q और निगेशन ऑफ R है, इसका भी क्या करना है हम लोग को, निगेशन करना है, ठीक है। तो ये पूरे ब्रैकेट का भी हम लोग को क्या करना है, निगेशन करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे इस ब्रैकेट के आगे निगेशन लिखा वैसे यहां पे भी निगेशन लिखेंगे, ठीक है। और ये ब्रैकेट का वैसे ही वैल्यू लिख देंगे, यानी कि इस चीज का निगेशन, ये एंड का और बन गया, और ये इस चीज का निगेशन करना है। और ये एक्चुअल में कौन सा लॉ है, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, यानी निगेशन करना, किसी चीज का निगेशन करना, ये जो आया हमने किया, ये एक्चुअल में कौन सा लॉ है,
आपको याद होगा मैंने आपको बताया था साफ तौर पे कि एक लॉ है हमारा जिसको हम लोग निगेशन वाला भी लॉ बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये लॉ लिख दो यहां पे, क्या है ये, डी मॉर्गन्स लॉ। और ये बहुत जरूरी है लिखना, अगर आप लॉ नहीं लिख रहे हो तो हो सकता है आपका हर स्टेप में आधा आधा मार्क्स कट जाए, ठीक है। अगर वो 1 मार्क का एक स्टेप है तो आपका आधा मार्क्स तो समझ लो लॉ लिखने के लिए कैरी करता है। तो ये हो जाएगा डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। अब ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या बन जाएगा, यहां पे आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। अब यहां पे एक और चीज है, ये डी मॉर्गन्स लॉ आपका हो गया। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखो दोस्तों, इसका निगेशन करना है और इस चीज का निगेशन करना है, तो हम फटाफट से क्या करते हैं दोस्तों, निगेशन कर लेते हैं। निगेशन कैसे करोगे, आप एक चीज समझते हो कि ये जो निगेशन है, ये निगेशन पी के साथ जाएगा तो निगेशन ऑफ पी बन जाएगा, ये और क्या बन जाएगा, एंड बन जाएगा, और ये क्यू के साथ निगेशन जाएगा तो ये बन जाएगा निगेशन ऑफ क्यू। ये इतना समझा, इसको चाहिए तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। ये और वैसी का वैसी रहेगा, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। सेम उसी प्रकार यहां पे देखो, ये निगेशन क्यू के साथ जाएगा तो ये बन जाएगा निगेशन ऑफ क्यू, ये और का निगेशन क्या बन जाएगा, एंड, और ये निगेशन ऑफ आर के साथ जाएगा तो ये निगेशन कैंसिल बन जाएगा, तो सिंपली क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। इसको भी आप चाहिए तो ब्रैकेट में बना दो। और फिर से आपने क्या किया है, इस चीज का निगेशन किया है, तो निगेशन वाला कौन सा लॉ होता है दोस्तों, अगेन ये हो जाएगा डी मॉर्गन लॉ। मतलब यहां पे भी आपने कौन सा लॉ लगाया, डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, ठीक है, करेक्ट है, लॉ लगा दिया यहां पे। अब यहां पे आपको देखना है कि मैं नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकता हूं। नेक्स्ट स्टेप यहां पे अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो आपको अगला स्टेप में बहुत खूबसूरती के साथ समझ में आ जाएगा कि यहां पे देखो निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू है, यहां पे निगेशन ऑफ क्यू एंड आर है। मतलब ये दोनों ब्रैकेट में कुछ ना कुछ आपको सिमिलैरिटी दिख रही है। क्या सिमिलैरिटी दिख रही है कि इसके पास भी निगेशन क्यू है, इसके पास भी निगेशन क्यू है, लेकिन यहां पे निगेशन ऑफ क्यू पहले लिखा हुआ है, यहां पे निगेशन ऑफ क्यू सेकंड नंबर पे लिखा है। तो क्यों ना इस चीज को मैं उल्टा कर दूं, उल्टा मतलब आगे पीछे कर दूं। तो अगर मैं इस चीज को ऐसा लिखूं तो ये ब्रैकेट को पहले मैं लिखूं निगेशन ऑफ क्यू, ये एंड वैसे का वैसे, और ये निगेशन ऑफ पी ऐसे का वैसे लिखूं, तो हमारा चीज क्या हुआ है, जो जैसे हम लोग लिखते हैं 2+3, तो 2+3 को अगर मैं 3+ लिखूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं ना। तो सेम उसी प्रकार मैंने इस चीज को क्या लिखा है, यहां पे निगेशन ऑफ क्यू को पहले लिखा और निगेशन ऑफ पी को बाद में लिखा। ये और वैसे का वैसे ही, ठीक है, ये और वैसे का वैसे ही, और ये अगेन निगेशन ऑफ क्यू एंड आर वैसे का वैसे ही। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि ये जो भी चीज हुआ है दोस्तों, ये जो भी चीज हुआ है कि हमने इधर का उधर, उधर का इधर किया, ये एक्चुअल में कौन सा लॉ है, ये हमारा कौन सा लॉ है, ये कौन बताएगा दोस्तों, कौन बताएगा। यहां पे देखो, हमारे टेबल में देखो, यानी कि अगर आप देख पा रहे हो कि ये पी वी क्यू था और इसका मैंने जगह चेंज कर दिया, क्यू वी पी कर दिया, यानी जगह किसमें चेंज होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ में। यानी कि हमने एक्चुअल में क्या किया है, इस चीज का जगह चेंज किया है। तो मतलब यहां पे कौन सा लॉ लगा होगा, यहां पे लगा होगा कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पे कौन सा लॉ लग रहा है, कॉम्यूटेटिव लॉ लग रहा है। कितना सिंपल है, यहां तक समझा। देखो जो भी चीज है आपके सामने हो रही है, बस आपको लॉ याद रखना है कि ये किस वजह से हुआ, वो लिखना पड़ेगा ना रीजन। तो आपने लिख दिया ये कॉम्यूटेटिव लॉ की वजह से हो रहा है। अब ये इसमें और ये इसमें क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट में आप देखोगे तो यहां पे भी निगेशन ऑफ क्यू एंड है, यहां पे भी निगेशन ऑफ क्यू एंड है। तो मेरा जो निगेशन ऑफ क्यू और एंड जो है ये कॉमन निकल जाएगा। अब ब्रैकेट बना लो, क्या बच रहा है, इधर पे निगेशन ऑफ पी बच रहा है, यहां पे वी बच रहा है, और यहां पे क्या बच रहा है, आर बच रहा है। खत्म कहानी। और ये जो चीज किया है आपने, दोनों ब्रैकेट को एक साथ ले लिया है। तो हम ऐसा किसमें करते हैं, अगर आपको याद होगा दोस्तों, तो हमारा एक लॉ है दोस्तों जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसमें आप देखोगे कि पी एंड क्यू वी आर था। तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों को साथ में ले लिया और भाई भाई बना लिया। तो ये किसमें करते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में करते हैं। तो सेम हमने यही किया, ये दोनों को एक साथ ले लिया, नेगेशन ऑफ क्यू को कॉमन निकाल के, और ये पी और ये आर को दोनों को साथ में भाई भाई बना दिया। तो हमने ये एक्चुअल में कौन सा लॉ लिया है, यहां पे हमने अप्लाई किया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या अप्लाई किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई किया है। और यहां पे इसके आगे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है मतलब इसके आगे कुछ स्टेप ही नहीं है ना। आप इसके आगे क्या करोगे, नेगेशन हो गया ना, सबका आ गया, इसके आगे कुछ वैल्यू नहीं आ सकता, इसके आगे कुछ वैल्यू नहीं आ सकता। तो यहां पे आपको स्टॉप करना है। यानी कि जो हमें क्वेश्चन पूछा था कि नेगेशन आप निकालो इस चीज का, तो हमने इस चीज का नेगेशन निकाल दिया, जो कि ये आ रहा है। करेक्ट है, निगेशन ऑफ क्यू एंड निगेशन ऑफ पी वी आर, दिस इज योर फाइनल आंसर। करेक्ट है, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये इतना ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें पूछे जाएंगे, बहुत मजेदार है, बहुत मजा आएगा। लेकिन उसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट का। लेकिन अभी जाओ मत यार, अभी आपके और 2 चीज बाकी है इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर बहुत सारी चीजें बाकी है जो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना। ये तो सबसे पहला चीज हुआ, ये आपको समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं कि निगेशन और लॉ का यूज करके आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। और 2 चीज सिखा रहा हूं आपको। पहला चीज तो आपने सीख लिया। अब दूसरा चीज है रीराइट यूजिंग इफ देन। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है और अक्सर एग्जाम में पूछता है
इफ देन का यूज करना है। स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट वाले, वर्डिंग वाले, इसको आपको थोड़ा समझना पड़ता है और थोड़ा सा लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, देखो सबसे पहले इफ प्राइस इंक्रीजेस देन द सैलरी इंक्रीजेस। ऑब्वियसली सीधी बात है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो भाई सैलरी भी हमको बढ़ाना चाहिए। नहीं पता चला इतनी महंगाई हो गई, हमारी सैलरी उतनी की उतनी, तो सैलरी भी तो बढ़नी चाहिए ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इफ देन का यूज करना है, करेक्ट है। लेकिन इफ देन का यूज हम तभी करते हैं जब हमको पता है कि पी कौन है और क्यू कौन है। तो हमेशा जो हम लोग पहले करते थे, इसके पहले के भी चैप्टर्स और इसके पहले के माफ कीजिएगा लेक्चर्स में हमने देखा था कि लेट पी इज इक्वल टू दिस, लेट क्यू इज इक्वल टू दिस। तो इसको भी हमने मानना पड़ेगा कि हम मान लेते हैं कि लेट पी जो है मेरा, उसको मैं मान लेता हूं कि पी का मतलब होता है प्राइस इंक्रीजेस, ठीक है ना, प्राइस इंक्रीजेस। पी मतलब मान लिया मैंने प्राइस इंक्रीजेस, ठीक है। लेट पी इज द प्राइस इंक्रीजेस और क्यू जो है इसको मैं मान लेता हूं सैलरी राइज, ठीक है। क्यू को मैंने मान लिया सैलरी राइज, ठीक है, समझ में आ गया, ये मान लिया। तो इसके हिसाब से मेरा कंडीशन क्या बैठेगा, अब रीराइट करना है इफ देन यूज करके। ऑलरेडी इफ देन है क्वेश्चन में, तो हमको एक चीज पता है कि प्राइस इंक्रीजेस को मैंने पी माना हुआ है और सैलरी इंक्रीज को मैंने क्यू माना हुआ है। और जब भी इफ देन आता है तो हम कौन सा लॉजिक यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कंडीशनल। यानी इसका आंसर क्या है, पी कंडीशनल क्यू। ये इतना आपको समझ में आ गया, पी कंडीशनल क्यू क्या है मेरा, इसका आंसर है, ठीक है। अब लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये पी कंडीशनल क्यू को हम लिखते कैसे हैं, पी कंडीशनल क्यू को हम लोग लिखते कैसे। तो आपको याद है टेबल में हमने सीखा था, कभी भी कंडीशनल लॉ जब यूज होता है, पी कंडीशनल क्यू दिया है तो हम लोग क्या लिखते हैं, निगेशन ऑफ पी और क्यू लिखते हैं, करेक्ट है। ये आपको जान के बहुत ज्यादा समझ में आ गया होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, निगेशन ऑफ पी और क्यू, करेक्ट है, ऐसे लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, निगेशन ऑफ पी और क्यू लिखेंगे, क्योंकि इसका मतलब ये होता है। और ये कहां से आया, ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल लॉ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल लॉ बोलते हैं। इसके लिए भैया हमने ये सब चीज लिखा, समझ में आ गया इतना। अब नेक्स्ट स्टेप, ये हमें पता है निगेशन ऑफ पी और क्यू, लेकिन एक्चुअल में ये निगेशन ऑफ पी और क्यू ये लॉजिकल स्टेटमेंट है, हमें एक्चुअल में स्टेटमेंट पैटर्न में यानी वर्ड्स में लिखना है। तो इसी चीज को अभी वर्ड्स में हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी, पी क्या है, प्राइस इंक्रीजेस, तो निगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, प्राइस नॉट इंक्रीजेस। तो हम कैसे लिखेंगे यहां पे, कि यहां पे हम लोग लिखेंगे इफ द prices not increases, if the prices not increases, इसका मतलब क्या है, not increases ना, और V का मतलब क्या होता है, और if the prices not increases, और Q का मतलब होता है salary rises, यानी कि और then, हाँ सॉरी यहां पे if और then नहीं आएगा, माफ करना मैंने गड़बड़ कर दिया, ठीक है। यहां पे if नहीं आएगा, यहां पे सीधा द से चालू होगा, ठीक है। यहां पे एक्चुअल में हम लोग को सीधा सीधा द से चालू होगा। तो द प्राइजेस नॉट इंक्रीजेस और लिखेंगे और, क्यू का मतलब होता है सैलरी राइजेस, और सैलरी राइजेस। समझ में आ गया, सिंपल है, हमने कुछ नहीं किया, बस यहां पे थोड़ा सा इफ देन का इस्तेमाल किया। इससे हमारा एक नया लॉ के हिसाब से हमारा एक नया लॉजिक बना, और वही लॉजिक को हमने स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब होता है प्राइस इंक्रीजेस, लेकिन यहां पे निगेशन है तो इसका मतलब द प्राइजेस नॉट इंक्रीजेस। V का मतलब और होता है और Q का मतलब है सैलरी राइजेस, तो द प्राइजेस नॉट इंक्रीजेस और सैलरी राइजेस, खत्म। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट पैटर्न नया वाला, और यही हमारा आंसर है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस सेट यानी एक्सरसाइजेस में देखने मिल जाएंगे। तो आपको बस एक ही काम करना है, थोड़ा सा वेट करना, अगले लेक्चर का आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे एक आखिरी टॉपिक के ऊपर जो आज हमें सीखना है, जो कि है दोस्तों विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल। ये बहुत ही हॉट टॉपिक है और फेवरेट टॉपिक है, एग्जाम्स में पूछते जाते हैं। ट्रुथ टेबल तो हमने बहुत देखे हैं, ट्रुथ टेबल के हेल्प से हमने प्रूफ दैट भी किया हुआ है, अगर ये कॉलम इज इक्वल टू ये कॉलम तो ये हो गया प्रूफ। लेकिन विदाउट यूजिंग द ट्रुथ टेबल भी प्रूफ कर सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करना है ये हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहां पे आप क्वेश्चन देखोगे, दैट इज P बाय कंडीशनल Q इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q एंड नेगेशन ऑफ Q एंड नेगेशन ऑफ P। तो ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो यहां पे सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, इसको मैं मान लूंगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो यहां पे इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं यहां पे, अगर आप देखोगे तो हम लोग लिख सकते हैं लेट LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, क्या है मेरा लेफ्ट हैंड साइड, P कंडीशनल सॉरी बाय कंडीशनल Q, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। अब जब बाय कंडीशनल होता है तो आपको याद होगा कि हमने एक लॉ में पढ़ा था, क्या लॉ था हमारा, देखो P बाय कंडीशनल Q होता है तो ये लिखा जाता है P कंडीशनल Q एंड Q कंडीशनल P। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो बच्चा, यहां पे एक चीज आपको समझना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को कि इस चीज का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, P कंडीशनल Q, करेक्ट है। इस चीज का मतलब क्या होता है, ये डबल कंडीशनल है ना, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, हम लोग लिखेंगे P कंडीशनल Q एंड इसी का उल्टा Q कंडीशनल P। ये हमारा क्या है, ये एक्चुअल में कहां से आया मुझे बताओ, ये एक्चुअल में कहां से आ रहा है, हमने इसको क्या किया है, स्प्लिट किया है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कंडीशनल लॉ। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं,
ये क्या बन रहा है, ये कंडीशनल लॉ बन रहा है, कंडीशन के हिसाब से स्प्लिट हुआ, तो ये बोलूंगा मैं कंडीशनल लॉ, ये समझा, ठीक है। अब P कंडीशनल Q को हम लोग कैसे लिखते हैं, अभी अभी हमने देखा, कहां देखा, यही लॉ में देखो, ये P कंडीशनल Q है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, नेगेशन ऑफ P और Q, करेक्ट है, नेगेशन ऑफ P और Q लिखेंगे, मतलब इसके जगह पे हम लिख सकता हूं नेगेशन ऑफ P और Q, लिख सकता हूं ऐसा, ये एंड वैसे का वैसे, और Q कंडीशनल P को मैं कैसे लिखूंगा, नेगेशन ऑफ Q और P, इस प्रकार से लिखूंगा, करेक्ट है कि नहीं। मुझे एक बात बताओ, यहां तक कोई आपको किसी चीज की तकलीफ हो रही है कि नहीं, मुझे समझ में आना चाहिए। तो ये चीज क्या आया, ये भी आया किसके हिसाब से आया दोस्तों, ये भी आपका आया कंडीशनल लॉ, ये कहां से आया, ये भी कंडीशनल लॉ के हिसाब से आया, कंडीशनल लॉ के हिसाब से ये स्टेटमेंट बना है हमारा, समझ में आ रहा है दोस्तों, सब लॉ के हिसाब से हो रहा है। अब यहां तक हम पहुंचे, अब एक और चीज आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि कभी भी नेगेशन ऑफ P और Q दिख रहा है आपको, नेगेशन ऑफ P और Q आपको ये चीज दिख रहा है दोस्तों, तो यहां पे हम लोग क्या बना सकते हैं, इस चीज के अंदर से नेगेशन को कॉमन निकाल सकते हैं, और वो कॉमन निकालने वाला लॉ कौन सा है, नेगेशन वाला लॉ कौन सा है, कहीं कभी भी नेगेशन आपको दिखता है तो हमेशा ये लॉ याद रखना, जिसका नाम है डी मॉर्गन लॉ। तो ये क्या बोलता है कि अगर मेरा नेगेशन ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है, तो ये P एंड Q अंदर पॉजिटिव बनेंगे, तो वैसे यहां पे नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q बन जाएगा, यानी कि इसके अंदर का नेगेशन में कॉमन निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो, यानी कि इसके अंदर अगर मैं नेगेशन को कॉमन निकालूं तो ये बन जाएगा नेगेशन, कॉमन निकल गया, अगर इसके अंदर से नेगेशन कॉमन निकल गया तो इसके पास तो सिर्फ P बचेगा ना, क्योंकि इसका नेगेशन बाहर निकल गया। अब ये जो V है इसका नेगेशन बाहर निकल गया, तो ये बन जाएगा एंड, उल्टा हो जाएगा ना, ये V बन जाएगा एंड और ये Q बन जाएगा नेगेशन ऑफ Q। समझा कि नहीं समझा दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, उसमें से निगेटिव चीज को बाहर निकाल दे रहे हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा ना, करेक्ट है। सेम उसी प्रकार ये जो एंड है ये तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बीच का है, इसको फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पे भी आप देखोगे इसके पास नेगेशन है, तो मैं क्या करता हूं, ब्रैकेट्स के बाहर नेगेशन कॉमन निकाल देता हूं। अब Q का नेगेशन बाहर निकल गया तो अंदर Q बचेगा, ये V बन जाएगा एंड, और ये P बन जाएगा नेगेशन, जो कि है यहां पे। और आप इस चीज को राइट हैंड साइड से कंपेयर करो, ये एक्चुअल में क्या था, ये आपका राइट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड तो मैंने ये माना हुआ है, लेकिन ये पूरा राइट हैंड साइड है, तो इस चीज को आप कंपेयर करो, ये जो चीज आया ना इस चीज को आप कंपेयर करो, देखो नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, तो नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन Q आ रहा है, फिर एंड है, फिर एंड है, नेगेशन ऑफ नेगेशन आ रहा है, Q एंड नेगेशन P, Q एंड नेगेशन P, मतलब एग्जैक्टली ये जो चीज आ रहा है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो हमने पूछा था ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया, तो आपका एक फेवरेट डायलॉग आप लिख दो, हैंस प्रूव्ड, या आपने क्या कर दिया दोस्तों, प्रूव करके दिखा दिया, कितनी आसानी से आपने प्रूव करके दिखा दिया कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, और यही तो हमें प्रूफ करना था दोस्तों। तो ऐसे भी कई सारे प्रूफ वाले क्वेश्चंस विदाउट यूजिंग द ट्रुथ टेबल हमें पूछे जाते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे। जो हमने आज पढ़ा है वो तो है ही, लेकिन इसके आगे भी जो हम लोग लेक्चर लेकर आने वाले हैं उसमें पूरा डिटेल में और समझाएंगे, पूरा एग्जांपल एक्सरसाइज वाले वो आपको कराएंगे। तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ, प्यार दिखाते रहना, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो प्लीज हमें कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार आप लाइक करोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, क्योंकि आप जब शेयर करोगे तो हो सकता है कुछ लोगों को जो पता नहीं है कि हमारे चैनल पे इतना बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको 12वीं पढ़ाया जा रहा है, तो शायद उनको पता चल जाए और वो बहुत अच्छी तरीके से हमारे चैनल पे आके पढ़ाई कर सके। हर चीज पहले से ही प्रेजेंट है, 6वीं से लेकर 12वीं तक पूरा कंटेंट हमने डाल रखा है, तो जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देर किस बात की यार, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।